हेलो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको भौतिक भूगोल में भूसंनति जियो संकलन पढ़ाया जाएगा। अर्थ एवं परिभाषा। जियो संकलन की अर्थ और परिभाषा। सामान्य अर्थ में भूसंनति या भू अभिनति में से अभिप्राय ऐसे जलीय मार्ग से है जिसमें निरंतर अवसादों का जमाव होता रहता है। महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति के समय कई ऐसे भाग थे जो दृढ़ एवं स्थिर थे, जिसे दृढ़ भूखंड कहा गया है। ये दृढ़ भूखंड ऐसे सक्रिय जलीय भागों से घिरे हुए थे जो कि सदैव परिवर्तनशील रहे हैं। इन लंबे एवं सक्रिय जलीय भागों को भूसंनति कहा गया है। ये उथले सागरीय भाग होते हैं जिसे निरंतर तलछटी जमाव के कारण तली में धंसाव होता रहता है। सभी विद्वान मोरदार पर्वत श्रेणियों का जन्म भू अभिनतियों या भूसंनतियों से ही मानते हैं। इसलिए भूसंनतियों को पर्वतों का पालना यानी ग्रेडल्स ऑफ माउंटेन कहा गया है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार भूसंनति या भू अभिनति से अभिप्राय भूपट्टी में परिवर्तन बृहद गर्त अथवा द्रोणिया सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई से है, जिसका तल दोनों किनारों की भूसंनतियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। जे स्टीयर्स के शब्दों में भूसंनतियाँ ऐसे लंबे और सक्रिय समुद्री भाग हैं जिसमें निरंतर तलछट के जमाव से उसकी तली लगातार नीचे धंसती रहती है। भूसंनतियों की प्रमुख विशेषताएं। भूसंनतियों की कुछ सामान्य विशेषताएं निम्न हैं। 1. भूसंनतियाँ प्राय दो दृढ़ भूखंडों के मध्य होती हैं। इनके दोनों किनारे या पार्श्व भागों को अग्रदेश कहते हैं। 2 नंबर, इसकी स्थिति आकार तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। 3. भूसंनतियाँ प्राय गतिशील होती हैं। 4. ये भूगर्भीय के इतिहास के कई युगों से गुजर सकती हैं। 5. ये धरातल पर लंबे सक्रिय तथा उथले जलीय क्षेत्र के रूप में होती हैं। भूसंनतियों के सिद्धांत। भूसंनति की संकल्पना प्रस्तुत करने का श्रेय हाल तथा डाना माधव को जाता है। लंबे एवं सक्रिय उथले सागरीय भागों के लिए सर्वप्रथम डाना ने ही भूसंनति नाम दिया। जिससे पता लगाया कि वलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें सागरीय हैं। हाल ने वलित पर्वतों और भूसंनतियों के मध्य निकट संबंध बताया। भूसंनति की तली पर तलछट जमाव के कारण निरंतर धंसाव होने के कारण जल की गहराई में विशेष परिवर्तन नहीं होता। हाग का सिद्धांत। हाग और डाना ने भूसंनति संकल्पना का सूत्रपात किया था, तो हाग ने इसकी एक सैद्धांतिक रूप दिया। हाल और डाना ने भूसंनति संकल्पना का सूत्रपात किया था, तो हाग ने इसको एक सैद्धांतिक रूप दिया। उसने प्राचीन पैलियोजोइक युग में पृथ्वी पर महाद्वीपों की स्थिति के साथ ही जल और थल का वितरण भी बतलाया। हाग के अनुसार भूसंनतियाँ गहरे जल के भाग होती हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है तथा इसके तलछट का निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इसकी स्थिति प्राचीन दृढ़ भूखंडों के बीच एक चलायमान क्षेत्र के रूप में होती है। मेसोजोइक युग में 5 दृढ़ भूखंड हुए हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दूसरा सीनो साइबेरियन महासागर, तीसरा है अफ्रीका ब्राज़ील महासागर और चौथा है ऑस्ट्रेलियाई इंडियन मेडागास्कर महासागर और 5वां है पैसिफिक महासागर। इस 5 दृढ़ भूखंडों के बीच 4 भूसंनतियाँ थी जो चलायमान थी। पहला है राकीज भूसंनति, दूसरा है यूराल भूसंनति, तीसरा है टेथिस भूसंनति और चौथा है परिप्रशांत भूसंनति। इसके अतिरिक्त अंडीज तथा मोजाम्बिक की भूसंनतियों का नाम भी लिया जा सकता है। हाग ने
जब केवल भूसन्निधियों की विशेषताओं तथा आकार पर प्रकाश डाला, परंतु विकास की विवेचना भी की। भूसन्निधियों में तलछटों का निक्षेप एक क्रम में पाया जाता है, जिसके किनारे मध्यवर्ती भाग की अपेक्षा उथले होते हैं, जिन पर की तटीय जीव तथा वनस्पतियों की विशेषताएं जन्मा होते रहते हैं। भूसन्निधियों के मध्य भाग में तलछट या नियमित रूप से जमाव होता रहता है, जो कि कुछ ही बारीक होता है। बारीक तलछटी जमाव के साथ ही जीवों के अवशेषों की निक्षेपित होते रहती हैं। जिन जीवाश्मों का जमाव तलछट के समान ही क्रमबद्ध तथा नियमित रूप से होता रहता है, उदाहरण के लिए किनारे वाले भागों में केवल ऐसे जीवावशेषों का जमाव संभव हो सकता है जो कि उथले सागरीय जल में रहते हैं। इसके विपरीत मध्यवर्ती भाग में गहरे जल वाले जीवाश्म शेष जमा होते रहते हैं। इन जीवावशेषों के आधार पर भूसन्निधियों के विभिन्न स्थानों पर तलछट की मोटाई का पता भी लगाया जा सकता है। जब कभी इसके पार्श्वों से दबाव पड़ता है तो तलछट के बिछाव के कारण वलन क्रिया होने लगती है। इसी से मोरदार पर्वत श्रेणियों का विकास होने लगा है। आलोचनाएं। हाग के सिद्धांत की प्रमुख कमियां निम्न है। हाग ने मेसोजोइक काल में दृढ़ भूखंडों का अत्यधिक विस्तार दर्शाया है। थल की अपेक्षा जल का विस्तार कम बताया, जबकि जल का विस्तार सदैव ही बहुत अधिक रहा है। दूसरा है, उसने भूसन्निधियों की अधिक गहरा बताया, जो कि भ्रामक है। ये प्रमाण नहीं तो हो चुका है कि पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानों का निक्षेप उथले सागरों में हुआ है। आर्थर होम्स का सिद्धांत। होम्स ने भूसन्निधि का विकास एवं उद्भव निम्न रूपों में बताया है। पहला है मैग्मा के स्थानांतरण के द्वारा। होम्स के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत पपड़ी की रचना 3 परतों से हुई है। एक बाह्य परत जो कि 10 से 12 किलोमीटर तक मोटी है। दूसरा है मध्य परत जो कि 20 से 25 किलोमीटर गहरी है। तीसरी सबसे निचली परत है। मध्यवर्ती परत के नीचे मैग्मा की स्थानांतरण हो जाने से धसाव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। भूसन्निधियों का निर्माण होने लगता है। कोरल सागर तथा तस्मान सागर इसके उदाहरण है। इस मत की काफ़ी आलोचना हुई। विद्वानों ने बताया कि मैग्मा के स्थानांतरण द्वारा इस प्रकार की भूस्थित सन्निधि का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा, रूपांतरण द्वारा। होम्स के अनुसार भूगर्भ में जहाँ ताप की 2 समानीय धाराएं मिलती हैं, वहाँ इस संपीड़न होने लगता है। इस संपीड़न के कारण निचली परत में चट्टानों का एक आयंत्रण होता है, जिससे उनका घनत्व बढ़ जाता है। इससे अवतलन व धसाव की क्रिया होती है। धसाव से ही भूसन्निधियों का निर्माण होता है। भूमध्य सागर तथा पश्चिमी कैरिबियन सागर इसके मुख्य उदाहरण है। इसके विपक्ष में कहा जा सकता है कि समानीय धाराओं से उत्पन्न दबाव से ताप में वृद्धि हो जाएगी तथा चट्टानों का धूमांतरण न होकर पिघल जाएगी, अतः भूसन्निधि का विकास संभव नहीं है। तीसरा है संपीड़न द्वारा। संपीड़न के फलस्वरूप भूसन्निधि को जन्म मिलता है। बड़े बड़े पर्वतों की उत्पत्ति के समय अग्रदेश की ओर पर्वतों के ठीक सामने दबाव की शक्तियां द्वारा स्थल का भाग नीचे की ओर धसक जाता है। धसक से ही भूसन्निधि का जन्म मिलता है। गंगा सिंधु का खड्ड तथा फारस की खाड़ी ऐसे धसाव के उदाहरण है। चौथा है संपीड़न परत के पतले होने से। जब महासागरीय धसाव के नीचे समन्वयी धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहती हैं तो इस धाराओं के कारण तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव से सियाल पर नीचे से पतली होती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थल खंडों में फैलाव होने लगता है और भूसन्निधि को जन्म मिलता है। इसका उदाहरण टेक्सास भूसन्निधि है। सामान्य धाराओं का अत्यधिक तीव्र होने पर तनाव की क्रिया भी तीव्र हो जाती है। इस स्थिति में 2 स्थलखंड एक दूसरे अलग हो जाते हैं। भूसन्निधि को जन्म मिलता है। यूराल भूसन्निधि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त विद्वानों के अतिरिक्त डस्टर, स्टील, केई आदि ने भी भूसन्निधि के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डस्टर ने पर्वत श्रेणियों की रचना के आधार पर भूसन्निधि को 3 भागों में बांटा है। पहला है अंतर्महाद्वीपीय भूसन्निधि, दूसरा है परिमहाद्वीपीय भूसन्निधि और तीसरा है परिसागरीय भूसन्निधि। भूसन्निधियों की स्थितियाँ विभिन्न अवस्थाएं हैं। वर्तमान समय की भूसन्निधियों के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। आज केवल फारस की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल और पूर्वी एशिया के सागरीय द्वीप चापों के मध्य सागरों को भूसन्निधि के रूप में माना जा सकता है। पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में कोबर तथा स्विस नामक भूगर्भ शास्त्रियों के विचार अधिक प्रचलित हैं।
उन्होंने भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से भूसन्निधियों के विकास में 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है भूसन्निधि अवस्था। ये पर्वत श्रेणी, ये पर्वत निर्माण तथा भूसन्निधि की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में भूसन्निधि का निर्माण तथा विकास होता है। इसकी प्रथम अवस्था के लक्षण है भूसन्निधि की उत्पत्ति, तलछट का जमाव, तली तथा धसा। इसमें सबसे पहले गर्त बनता है। धसाव होने के बाद ऊपरी भाग सागरी दिखाई देता है। निक्षेपण तथा धसाव का कार्य लंबे समय तक चलता रहता है। दूसरा, पर्वत निर्माण की अवस्था। द्वितीय अवस्था में जब भूसन्निधि तलछट से भर जाती है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए भू हलचल होने लगती है। उस हलचल के समय भूसन्निधि के किनारों पर क्षैतिज दबाव पड़ता है, जिससे तलछट में वलन क्रिया होती है तथा भूसन्निधि का समस्त पदार्थ संपीड़न होकर वलन के रूप में पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। तीसरा है विकास की अवस्था। पर्वत निर्माण एक दीर्घकालीन घटना है। पर्वतों का उत्थान धीरे धीरे कई युगों तक होता रहता है। उदाहरण के लिए हिमालय का विकास इयोसीन युग से मध्य प्लेस्टोसीन युग तक होता रहा है तथा आज भी इसके ऊपर उठने के प्रमाण मिल रहे हैं। पर्वत के निर्माण के साथ ही अनाच्छादन की शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये अपरदन के द्वारा पर्वतों की ऊंचाई घटाती है। अनाच्छादित पदार्थ के अन्यत्र स्थान पर निरंतर जमा होने से संतुलन की स्थापना के लिए पर्वत फिर ऊपर उठने लगते हैं, जिसे विकास की अवस्था कहते हैं। धन्यवाद।